करते देहरादून की नगर कोतवाली पुलिस ने समुदाय विशेष के एक युवक फैजल को गिरफ्तार किया है, जिस पर हिंदू नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद कॉलोनी में उसके पोस्टर लगाने और निकाह करने की धमकी देने का आरोप है। लड़की के पिता ने 2 दिन पहले थाने में शिकायत दी। उसकी बेटी ने बताया कि कई दिनों से फैजल नाम का लड़का उसे परेशान कर रहा है, डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। पीड़ित लड़की ने जब आरोपी फैजल से बात करने से मना किया तो उसने लड़की के पोस्टर बनाकर पूरी कॉलोनी में लगाने की धमकी दी। आरोपी फैजल ने फोटो डिलीट करने के एवज में लड़की से पैसों की मांग की और साथ ही उस पर निकाह करने का भी दबाव बना रहा है। थाना कोतवाली में दिनांक 12 दिसंबर को एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें कि उसके द्वारा बताया गया है कि उसके नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा जो है दुष्कर्म किया गया है और उसके अलावा भी उस व्यक्ति द्वारा लगातार उनकी पुत्री को धमकाया जा रहा था और उसकी फ़ोटोज़ को चिपकाने की जो है धमकी दी जा रही थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। कुमाऊं में गुलदार की दहशत का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आज दोपहर हाईकोर्ट मामले में सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि भीमताल और धारी ब्लॉक में गुलदार बाग की दहशत में है, वहीं दोनों ब्लॉक के कई स्कूल बाग और गुलदार की दहशत से आज भी बंद है। तो आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि दोनों ब्लॉक में आज भी स्कूल बंद है। गुलदार का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। तो लगातार गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। वीरेंद्र, क्या जानकारी? 2 बजे कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अब तो ये गुलदार का पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। वाकई अभी कुछ देर बाद कोर्ट बैठने वाली है, तो 2 बजे मामला जस्टिस शर्मा, जस्टिस पंकज पुरोहित की कोर्ट में लगा हुआ है और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले का, क्योंकि जिस तरह से 9 तारीख को ट्रैंकुलाइज करने के आदेश दिए थे जो बाघ है, उसके बाद 10 तारीख को उसको मारने के ऑर्डर जारी कर दिए थे वन विभाग ने, तो उसी सारे मामले का संज्ञान लिया है। हालांकि जिस तरह से ये ऑर्डर जारी किए थे, क्या वो मैन ईटर है या नहीं, या फिर उसने जिस बाघ को ये मारने के आदेश दिए गए हैं वही बाघ उस इलाके में मूवमेंट कर रहा है या नहीं, या तमाम सवाल कोर्ट के सामने हैं। हालांकि वन विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो धनंजय मोहन हैं या फिर नैनीताल डीएफओ हैं, वो कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे हुए हैं, तो कुछ देर बाद अहम सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से जो धारी ब्लॉक है या फिर जो भीमताल का ब्लॉक है, 2 महिलाओं की वहां पर मौत हो गई थी और पूरा इलाके में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो ग्रामीण लोग हैं, वो काफी दहशत में हैं। तो ये कहा जा सकता है, अगर कोर्ट जो वन विभाग के आदेश को स्टे कर देती है या रोक देती है, तो उससे भी चीजें अलग हो जाएंगी और फिर वन विभाग को ये तय करना पड़ेगा कि किस तरह से चाहे वो जो लेपर्ड है या चाहे जो बाघ है, क्योंकि बाघ की भी मूवमेंट आमतौर पर जो भीमताल के इलाके हैं, जो चुनौती वाला इलाका है, वहां पर लगातार देखी गई है। तो ये कहा जा सकता है कोर्ट से अगर कोई अहम निर्णय मिलता है तो उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के पास बाघ दिखाई देने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से झुंड में जाने की अपील की और इसके साथ ही परिजनों से कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं। इसके साथ ही लोगों से जंगल नहीं जाने को वन विभाग ने कहा है। इलाके में बाघ की हलचल से लोगों में खौफ है। वहीं वन विभाग ने पूरे इलाके में गश्त जो है वो बढ़ा दी है। मुझे कि वहाँ पे टाइगर का मूवमेंट हुआ है और मेरे द्वारा 3-4 टीम बनाकर लगभग 20-30 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं और स्कूल आते हैं, सबको अवेयर कर दिया गया है कि आप ज़रा सावधानियां बरतें। रामनगर की छोई क्षेत्र के जंगल से एक कंकाल मिला है, जो कि छोई के एक बुजुर्ग का बताया जा रहा है। बुजुर्ग 7 दिसंबर से लापता था। वहीं पुलिस को बंजारी गेट के पास जंगल में एक कंकाल पड़े होने की सूचना मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले लिया है। मौके से कपड़े भी बरामद हुए और कपड़ों की शिनाख्त मृतक बुजुर्ग के परिजनों ने की है। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। नाथपुर छोई के एक व्यक्ति लाल सिंह दिनांक 7 तारीख से गायब थे। 9 तारीख को उनके बेटे की तरफ से एक थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसकी हमारे द्वारा जांच की जा रही थी। आज हमें सूचना मिली कि पेरूमदरा क्षेत्र में जंगल में उस व्यक्ति का एक स्कल मिला है और उसके साथ में कपड़े मिले। कपड़ों को देखकर परिजनों ने
उसकी पहचान की है लाल सिंह के रूप में। रामनगर में बुधवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 पर सड़क हादसा हो गया जिसमें कि एक की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रामनगर काशीपुर रोड पर टांडा चौराहे के पास कार बेकाबू होकर यात्री शेड से टकरा गई है जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार से 4 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां एक शख्स की मौत हो गई हो और 3 लोगों का इलाज चल रहा है। एक कार अनियंत्रित होकर प्रतीक्षालय से जो सड़क के किनारे बना था टकरा गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई है और एक व्यक्ति को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया है। मामले की जांच की जा रही है। हल्द्वानी के लालकुआं के पास एक नर हाथी और एक छोटा बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में हाथी की मौत हो गई और छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। लालकुआं, बरेली और रामपुर रेलवे ट्रैक पर लगातार हो रही हाथियों की मौत के बाद वन विभाग और रेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फॉरेस्ट के अधिकारी इसके लिए ट्रेन के लापरवाह लोको पायलट को जिम्मेदार बता रहे हैं। एक नर हाथी है और एक मादा बच्चा है जो लगभग 7-8 माह का है और जो नर हाथी है वो तो उसकी डेथ हो चुकी है टक्कर लगने से और जो बच्चा है वो हमने रेस्क्यू कर लिया है। देहरादून से खबर है जहां पर पाखरो कॉर्बेट टाइगर सफारी मामले में पूर्व आईएफएस किशन चंद्र के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएफएस किशन चंद्र की 31 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। हरिद्वार में स्कूल स्टोन क्रशर अटैच किया गया है। विजिलेंस ने किशन चंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आपको बताते चले पाखरो टाइगर सफारी निर्माण में घपले का आरोप पूर्व आईएफएस किशन चंद्र पर है जिस पर एक्शन हो रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले धामी सरकार 4 बड़े फैसले कर सकती है। चुनावी लिहाज से यह धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी होगा। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। बीजेपी संगठन और सरकार 5 सीटें जीतने की हैट्रिक बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा इससे पहले ही धामी सरकार संगठन, सरकार और जनता के लिहाज से 4 बड़े फैसले ले सकती है। ये फैसले होंगे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक को पारित करना, संगठन के लिहाज से पार्टी के सक्रिय नेताओं को सरकार में दायित्व और कैबिनेट विस्तार। वहीं ये फैसले संगठन, सरकार, पब्लिक के साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरह से धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक होंगे। इस प्रकार के फैसले यदि हमारी सरकार ले रही है तभी तो जनता हमारे पे विश्वास करती है। कोई बहाना नहीं, कोई लटकाना नहीं, कोई भटकाना नहीं। किसी भी मुद्दे को समय आने पे हम उसका निर्णय लेते हैं। ये लटकाने भटकाने की जो पॉलिसी कांग्रेस की थी वो तो गई। आगामी वर्ष में उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। तो यह कार्यक्रम लागू होते ही मुझे लगता है ये पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर भी बनेगी और जिसकी आवश्यकता बहुत लंबे समय से देश के अंदर महसूस की जा रही है। सलक्यारा में टनल दुर्घटना के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन से धामी सरकार ने अपनी ग्लोबल इमेज बनाई है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन को सियासी रूप से भी कैश कराने में सरकार सफल रही। अब राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण और यूसीसी जैसे मुद्दों को जमीन पर उतारकर बीजेपी संगठन और सरकार चुनावी माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने का काम करेगी। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी के बाद धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे काम भी प्रभावित हो रहे हैं। अभी भी धाम में लगभग 400 से ज्यादा मजदूर और अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से मास्टर प्लान के काम में दिक्कतें हो रही हैं। जोशीमठ औली सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया। बीआरओ की टीम हाईवे से बर्फ हटाने में जुटी हुई है। 7 किलोमीटर की सड़क पर आवाजाही में भारी दिक्कतें भी हो रही हैं। बर्फबारी और पाले की वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं। अब बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है।
ऐसे में उम्मीद है कि बर्फ हटने के बाद लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। हरिद्वार में बारिश के सीजन में लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हुई मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों का ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हो पाया है। वहीं डीएम के सख्त निर्देश पर राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पहाड़ियों का निरीक्षण किया। अब जल्द ही सिंचाई विभाग ट्रीटमेंट का एस्टीमेट बनाकर डीएम को सौंपेगा। पहले चरण में हिल, बाईपास रोड, रेलवे लाइन और पहाड़ी के नीचे आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा दीवार और नालों पर चेक डैम बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में दूसरी कार्य योजना पर कार्य शुरू होगा। ऐसे क्षेत्र हैं जहां त्वरित काम हो सकते हैं, जैसे हिल बाईपास रोड की जो रिटेनिंग वॉल वगैरह है, या जो नीचे रोड से लगे नाले हैं, जो नीचे मुख्य नाले जो है, उनमें क्या चेक डैम वगैरह लगाए जा सकते हैं, किस तरह से नीचे की आबादी क्षेत्रों को और जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह हैं उसमें आगामी वर्षा काल में नुकसान ना हो, तो कुछ त्वरित कार्य इसमें प्रपोज के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। नैनीताल बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारियों के बीच कर्मचारियों का विरोध शुरू हो गया। नैनीताल में बैंक कर्मचारी यूनियन ने विरोध दर्ज किया है और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। नैनीताल बैंक के मंडल कार्यालय में विरोध के दौरान कर्मचारियों ने कहा है कि 10 करोड़ का चूना बैंक पर लगाया गया है, लाइसेंस बेचने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा या तो बीओबी में इसको मर्ज कर दिया जाए या फिर इसकी यथास्थिति बना रखें। जैसे बैंक है, बैंक में तो पैसा किसका है, ग्राहकों का ही होता है सर। बैंक तो चलता ही ऐसा है कि भैया डिपॉजिट आता है ना। तो अब जो इनकी सिक्रेसी है ये है, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है ना सर। लगातार क्या होता है कि बैंक की इस तरीके की जो न्यूज़ फीड आते हैं ना कि आज बिक रहा है, आज बिक रहा है, तो उससे क्या होता है ग्राहकों में भी चिंता उत्पन्न हो जाती है कि आज ये बिक रहा है, हमारे भविष्य भी सिर्फ ड्यू डिलीजेंस किया जा रहा है बैंक की तरफ से। बैंक का जो स्टॉक है उसके वजह से बैलेंस शीट भी इम्प्रूव हो रही है, ठीक चीज़ें हो रही है। बाकी जो आप कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हो, कर्मचारियों का हित पूरी तरह से सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। सर्दियां शुरू होते विकासनगर के आसन बैराज में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है और इसके बाद यहां पर्यटकों की बड़ी संख्या में भी भीड़ होना शुरू हो गया है। विकासनगर का आसन बैराज और डाकपत्थर बैराज इन दिनों विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार है। सुबह से ही पूरा क्षेत्र पक्षियों की आवाज से गूंजता रहता है। सर्दियां शुरू होते ही साइबेरिया समेत कई ठंडे इलाकों से यहां बड़ी संख्या में पक्षी पहुंचते हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए रोजाना भारी भीड़ जुटती है। आसन बैराज का ये क्षेत्र अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इन पक्षियों की संख्या और बढ़ जाएगी। फिर ये पक्षी मार्च तक यहाँ अपना डेरा जमाए रखेंगे और गर्मियां शुरू होते ही वापस अपने देशों की ओर लौटना शुरू कर देंगे। टाइम पीरियड 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक रहता है और ये कम से कम 25 से 30 प्रकार की आती है, जो माइग्रेटरी के नाम से जानी जाती है, जो बाहर से आती है। जैसे साइबेरिया होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, स्विट्जरलैंड हो गया, और फिर एशिया से, हमारे एशिया से होती है, जैसे चीन से आ गई। आसन बैराज में आने वाले पक्षियों का इस बार आंकड़ा बढ़ रहा है, जो झील की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ इन पक्षियों का कलर आकाश में उड़कर झील में लौटना पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। आसन बैराज पहुंचने वाले पक्षियों में सुरखाव, पर्पल स्वेन हेन, कॉमन मोर हेन समेत कई प्रजाति के पक्षी शामिल हैं। कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक तो सुरखाव होगी, रेडी सेल्डक, एक जो हमारे इंडिया की है इंडियन बिल्डक है, एक कॉमन पोचार्ड है और गीज है। इसी तरह काफ़ी प्रकार की आती हैं। दिसंबर से नवंबर 25 के बाद ये शुरू हो जाती है आने, और ये 3-4 महीने यहाँ पे रहेंगी और यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पे बर्ड वॉचिंग करते हैं। यहाँ देश विदेश की करीब 25 से 30 प्रजातियों की पक्षियाँ आती हैं और 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक रहती हैं। सर्दियों में आसन बैराज इन पक्षियों का पसंदीदा स्थल है, जिसके बाद ये लोगों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल बन जाता है। विकासनगर से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।